हेलो स्टूडेंट, आप लोगों ने 20 नवंबर को टेस्ट दिया। आशा करता हूं आप सभी ने पूरा कंप्लीटली पेपर सोल्व किया होगा। अब कहीं ना कहीं अगर जिन बच्चों को दिक्कत हो गई है या जहां कहीं वो अपने ऑप्शंस में मिस्टेक्स कर बैठे हैं या सॉल्यूशंस गलत निकाल लिया हो उन्होंने, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। मैं इसका सॉल्यूशंस रेडी करता हूं और जहां आपके कुछ मिस्टेक्स वगैरह हुई होंगी आप उसको इम्प्रूव कीजिएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके पास यहां पर। इसका आंसर है, देखो, इफ ऑल द वेरिएबल्स इन द बेसिक सॉल्यूशन ऑफ एन एलपीपी। हमें यहां पर कहा गया है कि एलपीपी के जो बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक, तो एलपीपी के बेसिक सॉल्यूशन हमें बोला गया है। और आपको पता है बेसिक सॉल्यूशन के बारे में, हमारे पास अगर m कंस्टेंट्स हो और n हमारे पास वेरिएबल हो तो n माइनस m वेरिएबल को शून्य यानी कि जीरो रख करके जो सॉल्यूशन हम निकालते हैं वो बेसिक सॉल्यूशन होता है, राइट। तो हमें यहां पर कहा गया है कि ऑल द वेरिएबल्स इन द बेसिक सॉल्यूशन ऑफ एन एलपीपी आर पॉजिटिव, देन इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड। हमें कहा गया है कि यदि एक एलपीपी के आधारी हल के सभी चर धनात्मक हैं तब इसका एक हल कहलाता है। ध्यान दीजिए इस डेफिनेशन को। हमें आधारी हल दिए हुए हैं, बेसिक सॉल्यूशन हमें दिए हुए हैं। अब बेसिक जो सॉल्यूशन होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है नॉन डिजनरेट, एक होता है डिजनरेट, ठीक। तो आपको ध्यान आना चाहिए, मैंने आपको बताया था बेसिक सॉल्यूशन के बारे में। बेसिक सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है डिजनरेट, एक होता है नॉन डिजनरेट, ठीक। बेसिक सॉल्यूशन मतलब n माइनस एम जो वेरिएबल हैं उनको लेकर के, n माइनस एम वेरिएबल को जीरो लेकर के आपने सॉल्यूशन निकाले थे। अब हमने ये देखा n माइनस एम वेरिएबल को जीरो रख करके जो सॉल्यूशन निकाले हैं तो उन सॉल्यूशंस में भी तो जीरो देखने को दोबारा मिल सकता है, और भी तो जीरो हमारे पास आ सकते हैं उनके अलावा, n माइनस एम के अलावा और भी जीरो हमारे पास आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है कि इनके अलावा और भी जीरो हमें देखने को मिल रहे हैं हमारे सॉल्यूशन में, तो ऐसे सॉल्यूशन हो जाते हैं डिजनरेट सॉल्यूशन। और उनमें अगर हमें इनके अलावा और कोई जीरो देखने को नहीं मिल रहा है तो वो हो जाते हैं नॉन डिजनरेट सॉल्यूशन, राइट। ये तो हमने दो टाइप्स पढ़ी थी। फिर हम लोगों ने बीएफएस के बारे में पढ़ा हुआ था। बीएफएस दो सॉल्यूशन से मिलकर के बना हुआ है जिन्हें हम बोलते हैं बेसिक सॉल्यूशन एंड फिजिबल सॉल्यूशन, राइट। तो हमें पता है बेसिक सॉल्यूशन ये रहे, n माइनस एम वेरिएबल को जो लेकर के हल निकालते हैं बेसिक सॉल्यूशन। अब इनमें भी आपके पास कई सारे सॉल्यूशन, n माइनस एम वेरिएबल को जीरो लेकर के सॉल्यूशन निकालते हैं आप, तो हमारे पास इन सॉल्यूशन में नेगेटिव वैल्यूज भी देखने को मिल सकती हैं और पॉजिटिव वैल्यू भी देखने को मिल सकती हैं, करेक्ट। पर लेकिन अगर इनमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज अगर हमारे पास हो तो फिर ऐसे सॉल्यूशन जो होते हैं वो हो जाते हैं बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, बीएफएस जिन्हें हम बोलते हैं बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, राइट। तो मैंने आपको बताया था बेसिक सॉल्यूशन n माइनस एम वेरिएबल जीरो लेकर के एक प्रॉपर्टी तो बेसिक सॉल्यूशन अपनी काम में ले रहा है, और दूसरा फिजिबल सॉल्यूशन। तो फिजिबल सॉल्यूशन वो वाले सॉल्यूशन होते हैं जो आपके सारे कंस्टेंट्स को सेटिस्फाइड करते हैं और साथ में वो सारे के सारे पॉजिटिव भी होते हैं, राइट। इसलिए हम यहां कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा। तो आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसमें बेसिक सॉल्यूशन तो उन्होंने खुद ने कहा है। उसमें देखो जरा, उन्होंने लिखा हुआ है ऑल द वेरिएबल्स इन द बेसिक सॉल्यूशन। हमें कहा गया है कि आधारी हल के, तो बेसिक सॉल्यूशन तो वो है। अब इन सॉल्यूशन के लिए कहा जा रहा है कि ये सब पॉजिटिव भी हैं, धनात्मक भी हैं। तो हम कह सकते हैं बेसिक सॉल्यूशन होने के साथ साथ अगर वो धनात्मक भी हो पॉजिटिव भी हो तो फिर वो बन जाते हैं बीएफएस, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। इसलिए वो बेसिक सॉल्यूशन तो है, बस उसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड आ जाएगा फिजिबल सॉल्यूशन। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका आंसर, इसका हल हमारे पास यहां पर ए चला जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए,
हमें यहां पर कहा गया है ऑल द डिसीजन वेरिएबल इन एलपीपी आर, रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या के सभी निर्णयन चर हैं। आपको जो भी आप एलपीपी को सॉल्व करते हैं और एलपीपी को सॉल्व करने के बाद जो आप लोगों का डिसीजन आया है, मतलब आपके एलपीपी के लिए जो मैक्सिमम हम लोगों को वो रिजल्ट ला करके दे रहे हैं या मिनिमम रिजल्ट ला करके दे रहे हैं, तो जो वेरिएबल्स आपको मिले हैं, जिनकी वैल्यूज आप लोगों को मिली है, वो होते हैं डिसीजन वेरिएबल्स आपके, वो आपके निर्णयन चर होते हैं। और हमें पता है एलपीपी को जब हम हल करते हैं, सोल्व करते हैं, तो उसके अंदर हम लिखते हैं कि हमारे सारे के सारे जो वेरिएबल होते हैं यहाँ वो नॉन नेगेटिव होते हैं, राइट, नॉन नेगेटिव होते हैं। आपको अच्छे से पता है एलपीपी में हमारे पास जितने भी वैल्यूज होती हैं वो सारे जितने भी कंस्टेंट्स होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, 7, 2 जो भी हो, और हम यहाँ पर लास्ट में बताते हैं कि हमारी एलपीपी में जितने भी वेरिएबल हैं वो सारे के सारे नॉन नेगेटिव होते हैं, राइट। इसलिए तो सीधा सा जाता है निर्णयन चर, डिसीजन जो वेरिएबल्स होंगे हमारे पास वो हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पर नॉन नेगेटिव। इट्स मीन यहाँ पर हमारा ऑप्शन जाता है बी। ओके, देखिए थर्ड यहाँ पर क्वेश्चन को हमें लिखा हुआ है इफ द फिजिबल रीजन ऑफ एन एलपीपी इज अ void set, void मीन्स null set, then the LPP will have, यदि एक एलपीपी का सुसंगत हल क्षेत्र एक रिक्त समुच्चय है तो एलपीपी रखेगी। ध्यान दीजिए, फिजिबल सॉल्यूशंस एरिया आप लोगों ने बनाया, मतलब एक ऐसा एरिया जिसमें प्रत्येक बिंदु हमारे एलपीपी को सेटिस्फाइड करता है, हमारे कंस्टेंट्स को सेटिस्फाइड करता है, वही होता है मेरे पास फिजिबल सॉल्यूशन। हमें कहा जा रहा है कि आप जो यहाँ पर फिजिबल रीजन बना रहे हैं, सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाया एक्स और वाई को लेकर के, मेरे पास कई सारे मेरे पास यहाँ पर वैल्यूज हैं और ये मेरे पास वैल्यूज हैं, तो इनके एरिया मेरे पास कुछ इस प्रकार से मिल रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये हमें कुछ इस प्रकार से एरिया मिल रहे हैं। अगर आप इन लाइन का कॉमन एरिया निकालते हैं तो यहाँ कोई कॉमन एरिया नहीं आ रहा है, मतलब हमें कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, राइट। यही हमने अपनी बात कंप्लीट कर दी है। हमें कहा गया है कि फिजिबल जो सॉल्यूशन है, हमें बताया गया कि जो सुसंगत हल है आपके, वो सुसंगत हल में नॉन वॉइड सेट है, मतलब उसके अंदर कोई बिंदु नहीं, वो आपको कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं दे रहा है जो फिजिबल बने, वहां कोई पॉइंट उसमें नहीं है, कोई पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन नहीं बन रहा है, कोई भी वहां सॉल्यूशन फिजिबल सॉल्यूशन नहीं बन रहा है। तो जाहिर सी बात है हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई कॉमन एरिया ही नहीं आ रहा है तो उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, नो फिजिबल सॉल्यूशन। तो ये तो सिर्फ डेफिनेशन से ही हम हल कर पा रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो थर्ड है उसका आंसर हमारे पास जो यहाँ है वो एक चला जाता है। ठीक, यहाँ जाइए फोर्थ पर हमें कहा गया है कि द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग एलपीपी इज, हमें यहाँ पर सॉल्यूशन निकालना है। एलपीपी हमें दी हुई है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 4 है अगर आप देखोगे तो इसमें हम लोगों को दिया हुआ है यहाँ मैक्सिमम z इक्वल्स टू 7x प्लस 3y, राइट, सच दैट हमें यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू द 3 x प्लस वाई और लेस देन इक्वल्स टू द 4, ठीक। और हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं वो हमें चेक करने हैं, ठीक। ये हमारे पास जितने भी वेरिएबल हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव। चलिए इस एलपीपी का हम लोगों को सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन क्या होगा, तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि आप इसके अंदर काम क्या करेंगे, जो सीखते हुए आए हैं पहले वही ग्राफ वगैरह ड्रॉ करके इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो वो तो मैंने आप पे छोड़ दिया है, आप ग्राफ वगैरह इसका ड्रॉ करके सॉल्यूशन निकाल रहे होंगे और निकाल भी लिया होगा आप लोगों ने, राइट। पर लेकिन अगर मेरे पास यहाँ किसी क्वेश्चन के लेकर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उन 4 ऑप्शन में मुझे कुछ ना कुछ मान, कुछ ना कुछ वैल्यू दी हुई है, ध्यान रखना, अगर किसी ऑप्शन के अंदर ये आ जाता है नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ द अबाउ, तो वहां हमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, वहां तो फिर हम लोगों को सॉल्यूशन पूरा कंप्लीटली सोल्व करना ही होता है, क्योंकि नन ऑफ दिस में भी हमारा आंसर अगर 3 से मैच नहीं कर रहा है तो फोर्थ में वो चला जाएगा। तो आप लोग क्या करें कि अगर 4 ऑप्शन अगर आपको दिए हुए हैं तो बड़ी अच्छी बात यह है कि वो चारों ऑप्शन जो दिए हुए हैं उनको एक एक ऑप्शन को जाकर के पुट करके देख लीजिए, राइट। ये भी मैंने एक अच्छा सा आपको एक तरीका बताया था
आप उन ऑप्शंस को पुट करके देख लीजिए मैक्सिमम वैल्यू किस पर मिल रही है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो जैसे पहला ऑप्शन है और पहले ऑप्शन में आपको सबको चेक करना पड़ेगा। तो ये हमें दिया गया है कि क्या इसका ऑप्शन फर्स्ट होगा, तो फर्स्ट अगर इसका ऑप्शन होगा तो ये सब कुछ सेटिस्फाइड और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। तो आप यहाँ देखिए कि आपके पास फर्स्ट और सेकंड है, इसको सेटिस्फाइड कराने के लिए चलते हैं हम ऑप्शन ए के लिए, और इन्होंने हमें दिया हुआ है यहाँ पर फर्स्ट x इक्वल टू द, जो ए ऑप्शन है हमारा वो इन्होंने हमें दिया हुआ है x इक्वल टू द 4 और y इक्वल टू द 0, और यहाँ z हमें दिया हुआ है 28। तो चलो हम सबसे पहले इनको देख लेते हैं कि अगर ये सॉल्यूशन है तो फर्स्ट सेकंड को सेटिस्फाइड करेंगे। तो ये आप जाकर के यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो आप यहाँ फर्स्ट में पुट करते हैं तो यहाँ से 4 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बन रहा है। इट्स मीन 4 ग्रेटर देन, ये बिल्कुल करेक्ट बात है, हम अच्छे से जानते हैं कि 4 3 से बड़ा है, इसलिए फर्स्ट को सेटिस्फाइड कर रहा है। सेकंड पर आ जाइए, ये वैल्यू हम सेकंड में जाकर के पुट करते हैं तो यहाँ से 4 प्लस 0 में मिल रहा है, इट्स मीन 4, और ये जो 4 है वो 4 के बराबर हमें दिया हुआ है, मतलब सेकंड भी सेटिस्फाइड हो रही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सेटिस्फाइड हो रही हैं, और ये एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव भी हैं। तो ये सब कुछ हमारे पास ये सेटिस्फाइड हो रही हैं इनइक्विटीज, इसलिए ये जो सॉल्यूशन है वो हो जाएंगे उसके फिजिबल सॉल्यूशन, राइट। अब हम इसको जेड में डाल देते हैं। अब जेड में डालने के बाद हम यहाँ पर जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब जेड की वैल्यू आप यहाँ निकालोगे तो 7 इंटू 4 प्लस ये 0 बना, इट्स मीन 28 आया। तो ये आपको जेड यहाँ पर मिला, ये हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशन है, और यहाँ से हमें जेड मिला। पर हमें अभी बाकी के और ऑप्शन भी यहाँ चेक कर लेने चाहिए, क्योंकि वो भी इसको सेटिस्फाइड कर सकते हैं और जेड आपका ला सकते हैं। तो हमें पता है कि हमारे पास कई सारे पॉइंट यहाँ आएंगे जो उसको सेटिस्फाइड कर रहे होंगे, वो होगा फिजिबल सॉल्यूशन, और इन्हीं सॉल्यूशन में से एक जो सॉल्यूशन होगा वो बनेगा आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मतलब वो या तो मैक्सिमम वाला, यहाँ मैक्सिमम प्रॉब्लम दी गई है तो वो उनमें से एक मैक्सिमम आपके पास वहां आ रहा होगा, करेक्ट। तो मैं यहाँ पर जब इसको ले रहा हूँ तो अभी मुझे और भी ऑप्शन चेक करने चाहिए कि वहाँ z की वैल्यू हमारे पास इस 28 से ज़्यादा मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो अगर हम चलें तो यहाँ आ जाइए बी वाले पोर्शन पर। अब देखो बी वाले पोर्शन पर अगर हम आते हैं तो सेटिस्फाइड अगर हम करा करके देखें तो ये सभी, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सेटिस्फाइड कराएं तो पहले तो चेक कर लीजिए x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 4, इसको चेक कराओ। तो 0 प्लस यहाँ पर 8 बना, और 8 जो है 3 से बड़ा होता है, राइट। मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है, और 0 प्लस 4 ये 4 के बराबर है, सेकेंड वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। तो बी वाला ऑप्शन जो है वो फिजिबल सॉल्यूशन है, पर लेकिन हम उसको यहाँ अब काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें जो z की वैल्यू है 12 है, जबकि हमें 28 मिली हुई है, इसलिए बी वाला ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया आप लोगों का, करेक्ट। क्योंकि 28 से ज्यादा हम देख रहे हैं, इससे ज्यादा तो नहीं मिल रही कहीं कहीं पर हम लोगों को, तो ये तो 12 कम है, हटा दीजिए उसे। अगर आप यहाँ पर आते हैं सी में, तो सी में अगर आप देखोगे तो सी में भी आपको 17 मिल रहा है, 28 से ज्यादा चाहिए था, 17 मिल रहा है। तो लेकिन पहले ये चेक कर लें हम लोग कि यहाँ पर ये फिजिबल सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन में अगर हम देखें तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, तो यहाँ 2 और 1 अगर आप पुट करोगे तो यहाँ 2 हमने लिया और 2 हमने लिया, तो यहाँ से हम लोगों को 4 मिला, और 4 3 से बड़ा है, सेटिस्फाइड हो रही है। यहाँ पर 2 प्लस 1 हमने लिया जो कि 3 मिला, और 3 जो है 4 से छोटा है, ये भी सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि ये फिजिबल सॉल्यूशन है, पर लेकिन z इक्वल टू 17 हमें यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। तो सी ऑप्शन भी हमारे पास चला गया है यहाँ से, और वैसे भी यहाँ पर 17 आ रहा है तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो हमें 28 यहाँ पर आसानी से नजर आ रही है, ठीक। तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ देखोगे अब डी ऑप्शन पर, तो डी ऑप्शन पर अगर आप यहाँ पर लेंगे डी ऑप्शन, अगर आप यहाँ पर लेते हैं तो डी ऑप्शन में x इक्वल टू 6 है और y इक्वल टू 2 है। तो अगर हम इसको सेकंड में डालते हैं तो 6 प्लस 2 इक्वल टू 8 बना, लेकिन 8 जो है 4 से छोटा नहीं होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये तो फिजिबल सॉल्यूशन ही नहीं है। और अगर ये फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है तो फिर हम इसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन में तो ये काउंट ही नहीं होगा, क्योंकि ऑप्टिमल सॉल्यूशन फिजिबल सॉल्यूशन में से ही एक होता है। जब ये फिजिबल सॉल्यूशन ही नहीं है इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे। तो हमें जो 48 नजर आ रहा था वो 48 वास्तव में इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर जाता है ए, इसका ए ऑप्शन यहाँ पर आएगा, करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन को देखो।
एलपीपी के मुख्य भाग हैं, मेन पार्ट्स ऑफ द एलपीपी आर, ये तो हमें पता है। एलपीपी के 3 पार्ट होते हैं। पहला उसका इष्टतम फलन होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। दूसरा उसमें कंस्टेंट्स होते हैं, प्रतिबंध होते हैं। और तीसरा नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस हमें वहां पर मिलते हैं, यानी कि ऋणोत्तर प्रतिबंध, राइट। तो यहाँ आपके पास अगर ऑप्शन देखोगे तो यहाँ तो हमारे पास तीनों करेक्ट हैं। इट्स मीन यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस, राइट। यानी कि हमारे पास ये हो चुका है फोर्थ ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस, करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए 6 नंबर पे देखिए, द असाइनमेंट प्रॉब्लम कंसिस्ट्स ऑफ, नियतन समस्या में सम्मिलित होते हैं। असाइनमेंट्स प्रॉब्लम में आपको क्या क्या देखने को मिलता है? आपको कोई क्वेश्चन मिलता है असाइनमेंट प्रॉब्लम का, उसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं? हम जानते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास अगर n वर्कर हैं, जैसे सपोज करो 5 वर्कर हैं, तो 5 वर्कर के लिए हमारे पास 5 उनके लिए काम होते हैं, जॉब होते हैं, राइट। और हम उनसे एक इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स बनाते हैं, प्रभावितता हम मैट्रिक्स से तैयार करते हैं, जिसमें हर एक वर्कर के लिए 5 जब जॉब हम देते हैं तो उनसे जो उनको स्पेंड करने का जो टाइम होता है, वो जो वर्क कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, तो काम करते वक्त जो हर एक कार्य को करते वक्त उनको जो समय लग रहा है, वो हम एक एक व्यक्ति के द्वारा निकालते हैं और इस तरह से 5x5 का एक हम मैट्रिक्स बनाते हैं, राइट। तो n व्यक्तियों के लिए n जॉब्स अगर हमारे पास हैं, तो फिर उनकी कॉस्ट वैल्यू हम लोग वहां पर फिल करते हैं, जिसे हम इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स में, यानी कि जो समय था हमारे पास जिसमें वो काम कर रहे हैं, वो 5 व्यक्ति के जो समय हमने लेकर के 5x5 का बनाया है, तो वो उनकी कॉस्ट मैट्रिक्स कहलाती है। इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स भी कहलाती है और कॉस्ट मैट्रिक्स भी कहलाती है, मतलब लागत मैट्रिक्स भी वो कहलाती है और प्रभावितता मैट्रिक्स भी कहलाती है। ऐसा मैं लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूं, जो हम लोग पढ़ते हुए आए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है कि एक नियतन समस्या में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। हम आसानी से कह सकते हैं कि हम लोगों को वहां पर अ सेट ऑफ n जॉब्स, हमें n नौकरी का अगर हमें एक समुच्चय देखने को मिल रहा है, तो वहां हम लोगों को सेट ऑफ n फैसिलिटीज, n सुविधाओं का भी हम लोगों को वहां पर एक सेट देखने को मिलेगा जरूर, क्योंकि n अगर व्यक्ति हैं तो n हमारे पास वहां पर फैसिलिटीज भी यहाँ पर इन्होंने बताई हुई है, n जॉब के लिए n फैसिलिटी। और अ सेट ऑफ कॉस्ट, हमारे पास लागत का समुच्चय भी होता है, ठीक। तीनों चीजें हम लोगों को वहां पर मैट्रिक्स में देखने को मिलती है, राइट। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी यहाँ होगा, ऑल ऑफ दिस। वहां पर n फैसिलिटीज हैं और उनके लिए n जॉब्स हैं और उनकी कॉस्ट वैल्यूज भी वहां मैट्रिक्स में दी गई, करेक्ट। चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं 7th नंबर पे। 7th नंबर का अगर हम यहाँ क्वेश्चन पढ़ें तो हमें लिखा हुआ है, in a LPP with m restrictions in n variables, the maximum number of basic feasible solutions are। हमें यहां पर कहा गया है, देखिए यहां हम लोगों को कहा गया है कि एक LPP हमारे पास है और उस LPP में ध्यान दीजिएगा, तो अब यहां देखो जरा, हमें कहा गया है कि LPP विद m restrictions in n variables the maximum number of basic feasible solutions are। हमें कहा गया है कि m प्रतिबंध और n चरों वाली एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या में अधिकतम आधारित सुसंगत हलों की संख्या कितनी है। अधिकतम आधारित सुसंगत हलों की संख्या हमें यहाँ पर पूछी गई है। तो ध्यान दीजिए जरा, आधारित सुसंगत हल अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि अगर हम लोगों को यहाँ पर, जैसे इन्होंने हमें बताया गया है कि हमें m जो है वो तो कंस्टेंट्स दिए हुए हैं, ठीक, मतलब समीकरण में कंस्टेंट से इनिक्विटीज जिसे हम लोग पढ़ते हैं, तो ये कंस्टेंट जो है वो तो हमें यहाँ m दिए हुए हैं और n हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल है। तो हम यहाँ पर n माइनस m वेरिएबल को लेकर के हम उनको 0 लेकर के यहाँ पर BS यानी कि बेसिक सॉल्यूशन हम निकालते हैं, ठीक। तो n माइनस m वेरिएबल को 0 लेकर के हम जब सॉल्यूशन निकालते हैं, तो यहाँ हम ये देखते हैं कि हम इनको कितने तरीके से 0 कर सकते हैं। आप n माइनस m वेरिएबल, अगर मैं इसको जनरली आपको समझाता हूं कि सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पर
जो कंस्टेंट्स हैं वो मेरे पास यहां पर सपोज करो 3 है, और मेरे पास जो वेरिएबल हैं वो मेरे पास यहां पर 5 है, ठीक, जिसे हम लोग n से डिनोट करते हैं और इसे हम लोग m से डिनोट करते हैं। तो मैं यहां पर कंस्टेंट्स के बराबर वेरिएबल रखने के लिए मुझे क्या करना होगा, 5 माइनस 3 इट्स मीन 2 वेरिएबल। मैं 2 वेरिएबल को यहां पर क्या करूंगा, 0 करूंगा। मेरे पास टोटल वेरिएबल कितने हैं, 5, और 5 वेरिएबल में से मैं 2 वेरिएबल को 0 करना चाहता हूं। तो मेरे पास कितने तरीके ऐसे बन सकते हैं कि मैं उनको 0 कर सकूं। तो आपने ये पढ़ा हुआ है 5C2, हम कंबाइनेशन पढ़ते हैं, 5 में से 2 वेरिएबल 0 करने के तरीके 5C2 के द्वारा निकाले जा सकते हैं, करेक्ट। इससे मैं इसको काउंट करूंगा तो मेरे पास बनेगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और दोनों की डिफरेंस का फैक्टोरियल इट्स मीन 3 फैक्टोरियल। अगर हम इसको सोल्व करें तो यहां से हम लोगों को मिलेगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 2 से 5 को कैंसिल किया, 2 किया, इट्स मीन 10। हमारे पास यहाँ पर 10 तरीके बन सकते हैं, राइट। तो हमें यहाँ पर यही पूछा गया है कि कितने तरीके आपके पास होंगे। हमें यहाँ पर पूछा गया है कि आप ऐसे हलों की संख्या कितनी बता सकते हो, कितने आपके पास यहाँ पर बेसिक सॉल्यूशंस तैयार होंगे। तो हम यहाँ कहेंगे कि हमारे पास यहाँ पर टोटल जो वेरिएबल हैं वो है n, हमारे पास टोटल n वेरिएबल हैं, और n वेरिएबल में से मुझे n माइनस m वेरिएबल 0 करने हैं, और इनको 0 करके मैं निकालूंगा यहाँ से बेसिक सॉल्यूशन, ठीक। तो मेरे पास जो बेसिक सॉल्यूशन बनेंगे वो n को काउंट करके मिलेंगे, करेक्ट। और हम इसको अगर देखें तो यहां हमारे पास, हम यहां अब कंबाइनेशंस की प्रॉपर्टी को यहां हम यूज करेंगे। देखो जरा, n है, तो चाहे n की वैल्यू निकालो, चाहे आप लोग m की वैल्यू निकालो, दोनों वैल्यू बराबर होती है, ठीक। कैसे, आप जानते होंगे कि आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। अभी मैंने उदाहरण दिया था आप लोगों को, 5C3 है, तो 5C3 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू में 10 मिली। आप यहाँ पर 5C2 की वैल्यू निकालिए। 5C2 की वैल्यू अगर हम यहाँ निकालने बैठते हैं तो हमें मिलेगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, राइट। इस तरह से हम इसको काउंट करते हैं। अब इसको आप अगर काउंट करोगे तो ये वैल्यू आपके पास वही है जो अभी अभी हमने कैलकुलेट की थी, इट्स मीन ये हमारे पास 10 है। तो देखो 5C3 की वैल्यू निकालो चाहे 5C2 की वैल्यू निकालो, दोनों की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर सेम होती है, 10। यहां इसको इस तरह से याद करवाया जाता है कि आपके पास जो टोटल यहाँ पर नंबर है वो तो हमने ऊपर लिखे हुए हैं। अब यहाँ n माइनस एम जो है, इस n माइनस एम को और m को, इन दोनों का आप लोग जोड़ लीजिए। अगर इससे आपको वही ऊपर वाला यहाँ पर टोटल पावर अगर मिलती है तो फिर ये दोनों वैल्यू समान होती है, सेम होती है। जैसे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 5C3 है, 5C2 है, 5 टोटल नंबर है हमारे पास। अब 3 है और यहाँ 2 है, आप इनको ऐड कर दीजिए। ऐड करोगे तो आप लोगों को यहाँ पर 5 मिलेगा, जो कि हमारे पास टोटल पावर के बराबर आ रहा है। तो ऐसे जितनी भी हमारे पास वैल्यूज हैं वो सब हमारे पास बराबर होती है। तो इनको ध्यान में रख करके मैं बिल्कुल ऐसा लिख सकता हूं कि ध्यान दीजिए, 5C1 की वैल्यू 5C4 के बराबर होगी, क्योंकि 1 और 4 को ऐड करोगे तो 5 बन रहा है। 5C2 की वैल्यू 5C3 के बराबर होगी, ठीक। और यहाँ पर 5C जो है 5C4 3 तक तो हमने निकाल ही लिया है। इसी तरीके से आप ये देखिए 10C अगर मैं 2 लेता हूं तो ये 10C 8 के बराबर होगी, 2 और 8 मिलकर के 10 हो जाएगा। तो बिल्कुल इन्हीं चीजों को, ये तो हमारे पास कंबाइनेशंस की प्रॉपर्टी थी, तो इन सभी को हमने काम में लिया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ n इट्स मीन NCM हमारे पास इतने तरीके होंगे जिससे हमें बेसिक सॉल्यूशन मिलेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर जो इसका सॉल्यूशन जाता है, इसका जो हल जाता है वो जाता है C। यहाँ हम लोग आंसर नंबर C फिल कर देंगे, NC। ओके, NCM तरीके हमारे पास होंगे। यहां पर अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास लिखा है द मेथड यूज्ड फॉर सॉल्विंग एन असाइनमेंट इज कॉल्ड। एक नियतन समस्या को हल करने के लिए प्रयुक्त विधि कहलाती है। असाइनमेंट प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं, और असाइनमेंट प्रॉब्लम को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसका मैं, जैसे ही मैंने आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था हम लोग जब n व्यक्तियों को जब हम लोग n जॉब देते हैं
तो उनको जॉब असाइन करने के लिए, उनको जॉब देने के लिए हमारे पास कई मेथड होते हैं, पर उनमें जो सबसे बेस्ट रिजल्ट, जो मिनिमाइजेशन का जो रिजल्ट है वो हमें जो ला करके देता है वो है हंगेरियन मेथड, जिसे हम लोग असाइनमेंट मेथड के द्वारा पढ़ते हैं। हमारे पास मोडी मेथड भी होता है, हमारे पास सिंप्लेक्स मेथड भी होता है, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन मेथड भी होता है, पर लेकिन इनसे जो मिनिमम वैल्यू मिलती है उनमें भी कम से कम जो मिनिमम वैल्यू मिलती है, सबसे कम जो वैल्यू हमें वहां पर मिनिमम मिली है वो है हंगेरियन मेथड के द्वारा। इसलिए उन सबसे बेस्ट रिजल्ट हमें मिलता है हंगेरियन मेथड से, और उसी को ही हम लोग पढ़ते हैं, उसी को हम लोग सीखते हैं। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हमारे पास यहाँ जाता है ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर नंबर 8 में ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ सी जाएगा। यहां देखिए, अब 9th नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखिए आप। इसमें लिखा हुआ है कि यदि n श्रमिकों को n नौकरियां देनी हो तो वहां होंगे, हमारे पास कितने सॉल्यूशन वहां होंगे? इफ देयर वर n वर्कर्स इन n जॉब्स तो वुड बी, हमें यहां कहा गया है कि n श्रमिक हैं और n श्रमिक को हम लोग n जॉब दे रहे हैं, n श्रमिकों को, n वर्कर्स को हम लोग जो है यहां पर n जॉब दे रहे हैं। तो इसके कितने सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, मतलब आप किस किस तरीके से इनको दे सकते हैं। यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप जल्दी में आप इसमें जरूर n लिखेंगे पर लेकिन वो आंसर आपका गलत होगा। ध्यान देना, आपके पास, मैं इसको बड़े अच्छे तरीके से समझाता हूं। यहां पर कंबाइनेशंस के हम उस रिजल्ट्स को लेकर के यहां पर आते हैं। कंबाइनेशन में भी हम लोग जब स्टडी करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से करते हैं। ध्यान दीजिए कि आपके पास सपोज करो कि 5 पर्सन यहां पर खड़े हुए हैं, 5 पर्सन आपके पास यहां पर हैं, हमारे पास ए बी या पर्सन है, तो P1 P2 ले लीजिए, P1 P2 P3 और P4 P5, 5 पर्सन है आपके पास, और हमारे पास यहां पर उनके लिए चेयर है। ठीक, ये C1 C2 C3 C4 C5, ठीक, 5 व्यक्तियों के लिए 5 चेयर रखी हुई हैं, और आपसे पूछा गया है कि आप इनको इन चेयर पे बिठाने के कितने तरीके ढूंढ सकते हैं। ये बिल्कुल वही बात हुई जो हमें इस क्वेश्चन में पूछी जा रही है कि आपके पास n वर्कर्स हैं, तो n वर्कर को n जॉब देने के आपके पास कितने तरीके हैं, राइट। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जैसे सपोज को मेरे पास पहला पर्सन है, तो मैं पहले वाले पर्सन को मैं C1 यानी कि पहली चेयर पे भी बिठा सकता हूं, दूसरी पे भी जा सकता है, वो तीसरी पे भी जा सकता है, चौथी पे भी जा सकता है, पांचवी भी जा सकता है। तो पहले वाले पर्सन के लिए वहां पर 5 तरीके होंगे बैठने के, राइट। तो मैं इसको 5 तरीके होते हैं, तो इसको मैं 5 लूंगा इनटू, और इसको किसी भी एक में बिठा करके आप सेट कीजिए। सपोज करो ये थर्ड पे चेयर पे जाकर के सेट हो गया। अब मेरे पास चेयर कितनी बची? 4 बची, और पर्सन्स कितने बचे? 4 बचे। तो यहां पर P2 P3 P4 P5 4 पर्सन है। अब इसमें से भी जो एक पर्सन है, अब आप उसको बिठाइए वहां पर 4 चेयर पर, तो उनमें से वो किसी एक चेयर पर बैठेगा, तो वो कितने तरीके से बैठ सकता है? तो हम यहाँ देख सकते हैं कि वो C1 में भी बैठ सकता है, C2 पे भी बैठ सकता है, C4 पे भी बैठ सकता है, C5 पे भी बैठ सकता है। तो मेरे पास एक P2 के लिए 4 तरीके वहां हो सकते हैं। मतलब अगर हम उसके लिए टोटल स्थितियां देखें तो P1 और P2 दोनों की जो बैठने की स्थितियां हो जाएगी वो 5 × 4 हो जाएंगी, राइट। क्योंकि P2 के 4 तरीके हैं बैठने के, तो किसी 4 तरीकों में से वो C1 पे भी बैठ सकता है, C2 पे भी बैठ सकता है, C4 पे भी, C5 पे भी बैठ सकता है। तो किसी एक पर आप बिठा करके उसको फिक्स कर दीजिए, और हम लिखेंगे यहाँ पर कि अभी ये जो C1 और P1 और P2 जो है, ये जो दोनों व्यक्ति हैं, इन दोनों की जो टोटल स्थितियां बनेगी बैठने की वो 5 × 4 यानी कि 20 बनेगी। इसी तरीके से P3 के लिए 3 सीट है, किसी एक में बैठ सकता है, उसके पास 3 तरीके हैं, फिर 2 बचेंगे, फिर 1 बचेगा, तो टोटल अगर देखा जाए तो 5 फैक्टोरियल। हम 5 व्यक्तियों को 5 चेयर पर बिठाने के 5 फैक्टोरियल तरीके निकाल सकते हैं, करेक्ट। आप यहां उस वक्त उलझ चुके होंगे कि आप सोच रहे होंगे कि असाइनमेंट में तो हम लोग 5 व्यक्तियों को जॉब देते थे, 5 व्यक्तियों को जॉब देते थे हम लोग, तो वहां पर 5 ही तो तरीके होते थे। 5 तरीके होते जरूर थे, पर लेकिन असाइनमेंट को समझिए, असाइनमेंट काम क्या करवा रही है? असाइनमेंट काम करवा रही है कि आप
ऐसे व्यक्ति को वहां चुन रहे हैं जो सबसे कम से कम वो समय उस काम को करने में लगाता है। यहां ऐसा कुछ नहीं था, यहां तो आप लोगों को किसी एक जगह उसको बिठाना था, राइट। तो वहां तो हम लोग मिनिमाइजेशन के लिए वर्क करेंगे, हम तो सिर्फ वही सीट वहां पर लेंगे जिसके लिए उसको चुना जाए, हम वही काम उसको देंगे उस व्यक्ति को जो कम से कम समय में दे। तो वहां तो फाउंडेशन पे एक पर्टिकुलर केस बना आपका, राइट। इसलिए वहां पर एक व्यक्ति को एक जब दो जॉब दिया जाता है तो इस तरह से वहां 5 हमारे पास तरीके बनते हैं। पर लेकिन यहां अगर कहा जाए कि टोटल कितनी स्थितियां बनेगी तो हम कहेंगे 5 फैक्टोरियल। तो आसानी से आप लोगों को अभी यहां पर जवाब मिल चुका होगा कि हम लोगों को कहा गया है कि n जॉब n वर्कर से कितने तरीके आपके पास हो सकते हैं, हम कहेंगे n फैक्टोरियल तरीके होंगे, राइट। तो इस 9th का जो है वो ऑप्शन जो है वहां पर चला जाएगा फर्स्ट, ठीक। चलिए अब हम बढ़ते हैं 10th नंबर की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अकॉर्डिंगली मैंने आपको बीच में ये स्थिति बताई थी कि असाइनमेंट जो प्रॉब्लम होती है, आपको पता है असाइनमेंट प्रॉब्लम जो होती है वो मिनिमाइजेशन के लिए होती है, और मिनिमाइजेशन के लिए होती है। फिर भी वहां पर हमें जब क्वेश्चन करना हो और वो प्रोडक्शन के बारे में आ रहा हो या प्रॉफिट के बारे में आ रहा हो तो हमें वहां पर मैक्सिमाइजेशन की जरूरत पड़ती है। तो मैक्सिमाइजेशन की जरूरत पड़ती है, तो आपको पता है वहां हमने सीखा था कि आपको उस वक्त लॉस टेबल बनाने के लिए आपको हर कॉस्ट वैल्यूज को वहां पर -1 से मल्टीपल कर देना होता है, राइट। तो ये तो आपको सीधा जवाब मिल चुका होगा कि यहाँ पर आंसर नंबर जो 10 है उसका ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर बी चला जाएगा। -1 से हम लोग पूरी टेबल को कॉस्ट वैल्यू को मल्टीपल करें। ओके, तो ये आपका पेपर का सॉल्यूशन था, ठीक। थैंक यू सो मच।